काशी के कुरुक्षेत्र में क्या होगा, पूरे देश की निगाहें इस ओर लगी हुई हैं और इन सब के बीच आज सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है बनारस में, चूंकि अरविंद केजरीवाल नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं और बहुत जल्द वो रवाना होंगे। एक रोड शो के जरिए वो पहुंचेंगे कचहरी तक, जहां पर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीधे बनारस आपको लिए चलते हैं। सैयद सुहेल हमारे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं लहुरा वीर चौक से, जहां से अरविंद केजरीवाल रवाना होने वाले हैं। एक रोड शो के साथ बनारस की गलियों में घूमेंगे, सड़कों पर जाएंगे, लोगों से वो मुलाकात करेंगे। इसके बाद कचहरी तक जाने का उनका पूरा कार्यक्रम है। सुहेल, क्या कुछ पता चल पा रहा है इस वक्त कहां है केजरीवाल? अखिलेश, 10 बजे अरविंद केजरीवाल को यहां पहुंचना था, लेकिन 10:30 होने को है। अरविंद केजरीवाल अब तक नहीं पहुंचे, लेकिन भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। दो गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, बल्कि प्रशासन ने कहा था कि यातायात बाधित ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। लाउड स्पीकर की परमिशन उन्होंने मांगी थी, पहले उन्हें इजाजत प्रशासन ने नहीं दी थी, लेकिन इजाजत दे दी गई है। लाउड स्पीकर भी इन गाड़ियों में लगा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारी संख्या में जी आम आदमी पार्टी समर्थक यहां पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यहां आए हैं, आशुतोष, राखी बिरलान, संजय सिंह, ये भी यहां डेरा डाले हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब तक नहीं आए हैं। ठीक बीच में सेंटर पर एक चौराहा है जिसपे चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा है, उस प्रतिमा पर माला चढ़ाएंगे अरविंद केजरीवाल आकर, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल यहां से रवाना होंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय होते हुए कचहरी की तरफ जाएंगे। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का ये रास्ता है। इस दौरान ये पूरा पदयात्रा भी चलेगी। बीच बीच में अरविंद केजरीवाल जीप पर भी सवार होंगे, रोड शो करते हुए कचहरी तक पहुंचेंगे। कचहरी का समय 11:30 से 12 बजे के बीच में है, जिस वक्त वहां पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। चलिए सुहेल, जैसे ही पहुंचेंगे वहां पर केजरीवाल, हमारे दर्शकों तक आप जानकारी पहुंचाइएगा। मैं दोबारा आप तक लौटूंगा, लेकिन स्टूडियो में 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, प्रदीप सिंह जी हैं और उर्मिलेश जी हैं। प्रदीप जी, ये दूसरी बड़ी लड़ाई अरविंद केजरीवाल की। शीला दीक्षित के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इन दोनों लड़ाइयों में क्या फर्क महसूस आप करते हैं? नहीं, देखिए, शीला दीक्षित के खिलाफ जब उन्होंने लड़ाई लड़ी थी तो उनकी पार्टी का स्टैंड, उनकी छवि और उनसे जो उम्मीदें थी वो सब बिल्कुल अलग थी। तब वो लड़ाई राजनीति में बदलाव के लिए लड़ रहे थे। विकल्प की राजनीति की बजाय वैकल्पिक राजनीति की लड़ाई लड़ रहे थे जी। उस समय जब उन्होंने शीला दीक्षित को चुनौती दी तो उनके बहुत से अपने साथियों ने भी उनसे कहा कि किसी सेफ सीट से लड़ जाना चाहिए, ये रिस्क क्यों ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया वो, और उसमें कामयाब हुए। तब से अब में आम आदमी पार्टी की स्थिति में बहुत अंतर आ गया है। अब आम आदमी पार्टी वो खास पार्टी जो नजर आती थी कि और राजनीतिक दलों से भिन्न पार्टी है ये, और जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनसे अलग तरह की राजनीति कर रही है, वो उसका मुलम्मा उतर गया है। अब वो दूसरे राजनीतिक दलों की ही तरह एक और पार्टी रह गई। और दूसरा, बनारस जाने का उनका बड़ा कारण, देखिए, नरेंद्र मोदी से टकराने का सीधा एक मैसेज है। एक अल्पसंख्यक वर्ग में, खासतौर से मुसलमानों को यह मैसेज देने की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी से हम लड़ रहे हैं, हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसका फायदा उनको। जी प्रदीप जी, उर्मिलेश जी से मैं समझना चाहूंगा, ये जो मुद्दे बदल जाते हैं आम आदमी पार्टी के, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की, बनारस पहुंचते हैं तो सांप्रदायिकता उनके लिए प्रमुख मुद्दा हो जाता है। और उसी आम आदमी पार्टी की एक बड़ी नेता शाजिया इल्मी यहां तक कहती है कि मुसलमानों को अब वक्त आ गया है कि कम्युनल हो जाएं, सेकुलर होकर वोट ना करें। ऐसे में आम आदमी पार्टी की छवि तो बदल गई ना उस वक्त से लेकर अब तक, अगर सफर को आप देखें उर्मिलेश जी। नहीं, शाजिया इल्मी पर एक लाइन केवल, उनकी पार्टी स्वयं उनको खारिज कर चुकी है, इसलिए उनको तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए उनकी बातों को। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये अच्छी बात है कि वो सिर्फ एक मुद्दा यानी करप्शन उसको नहीं देख रही है, वो कम्युनलिज्म भी देख रही है, वो आर्थिक सवाल भी देख रही है, वो सोशल जो इश्यूज हैं, सोशल इंक्लूजन के सवाल हैं, उनको भी देख रही है। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो 1 पॉइंट एजेंडा था, ऐसा लगता था कि उनकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी, पूरी की पूरी पार्टी सिर्फ करप्शन दूर करने पर लगी है और करप्शन के सवाल को एड्रेस कर रही है। अब वो बड़े बृहत्तर सवालों को ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैं थोड़ा कंक्लूड कर लूं। नहीं, पहली बात तो उस वक्त मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे पत्रकार ये कहा करते थे, और आज भी मैं कहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश की अगर कहती है कि वो सिर्फ करप्शन दूर करने आई है और करप्शन हम दूर कर देंगे, तो ये इससे बड़ी बेवकूफी की बात कुछ नहीं होगी। और ये बेवकूफी उस समय भी वो कर रहे थे। लेकिन अब मुझे लगता है विवेक जागा है, विवेक जागा है। भारत में करप्शन को करप्शन के एजेंडे से केवल एड्रेस नहीं किया जा सकता है, इसकी जो ओरिजिन है वो कैसे सिस्टम में है, कैसे
इसके है, पहले प्रदीप कैसे इकोनॉमी में है, ये सारे प्रश्न हैं। बिना इकोनॉमी को समझे सीधी आप सी बात करप्शन है दूर कि नहीं कर जैसे सकते। ही प्रदीप जी। आप बाकी मुद्दों को छोड़कर धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर आते हैं तो बाकी जवाबदेही से आप बच जाते हैं। कांग्रेस 10 साल का हिसाब नहीं देना चाहती तो उसके लिए यह मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल 49 दिन की सरकार का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर आ गए। सर मुद्दा अपनी नहीं, जवाबदेही से बचने के प्रदीप जी, लिए मुद्दा तो अब ये नजर आता है कि वोट हासिल करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। साजिया इल्मी को हम ऐसे नकार नहीं सकते हैं, बड़ी नेता है आम आदमी पार्टी की, गाजियाबाद से उम्मीदवार हैं। अगर वो कहती हैं कि क्रिमिनल हो जाए मुसलमान, क्या ये अपनी तरह की एक सांप्रदायिकता नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल सांप्रदायिकता है, लेकिन इनको पूरी पार्टी खारिज कर चुकी है। पार्टी खारिज कर चुकी है तो कार्रवाई करें। कोई मतलब नहीं, खिलाफ उसी तरह से मतलब नहीं वो तो है वो जैसे गिरिराज सिंह के बयान को अगर बीजेपी खारिज करती है उसका कोई मतलब नहीं है। उस आप बताइए कि गिरिराज सिंह के खिलाफ या शाह के खिलाफ या बाकी दूसरे दलों में कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस तरह के बयान दिए, ठीक है, उन पार्टियों ने क्या एक्शन लिया? जी जी, शाजिया इल्मी के बयान को खारिज करते हैं अरविंद केजरीवाल, उसका कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया? कर देते हैं गिरिराज सिंह को लेकर। नहीं, मुझे लगता है पड़ताल के बाद उर्मिलेश जी अपनी बात रखिएगा, जरा दर्शकों को एक सुनवा दें मनीष सिसोदिया का क्या कहना है। आज काशी से आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल चूंकि नामांकन दाखिल कर रहे हैं, केजरीवाल के सहयोगी हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा कि हम डोर टू डोर कैंपेन कर अपनी ताकत दिखाएंगे। सुनिए। नामांकन ताकत दिखाने का वक्त नहीं होता, नामांकन तो नामांकन करने का वक्त होता है और जाके एक पर्चा दाखिल करना होता है। और प्रचार, हम लोग तो प्रचार में भी कोई ताकत दिखाने की प्रचार में यकीन नहीं करते, ना पैसे का प्रचार, ना मसल्स का प्रचार। हम तो डोर टू डोर जा रहे हैं, एक एक आदमी से मिल रहे हैं। तो हमारे तो प्रचार करने का तरीका भी यही है। हमारी ताकत यह है कि हम घर घर जा सकते हैं। अगर किसी में ये ताकत है तो ये करके दिखाएं। चलिए, नेता ये बात कह तो जरूर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर नजर आ रही है, कहीं ना कहीं मजहब के नाम पर वाराणसी में ध्रुवीकरण का प्रयास चल रहा है।